हेलो फ्रेंड्स, आरएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान में। अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, सबसे पहले हमने सिलेबस को कवर किया था। सिलेबस को किस तरह से तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में किस तरह से हमको करना है वो किया था। उसके बाद हमने ट्रेंड्स को एनालाइज किया था। ट्रेंड्स का मतलब है किन किन सालों में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट को सबसे पहले पकड़ा है। हिस्ट्री एंड कल्चर में राजस्थान और इंडिया, ये पोर्ट। सबसे पहले हम राजस्थान की हिस्ट्री कर रहे हैं। राजस्थान की हिस्ट्री में हमने प्री हिस्ट्री कर लिया है। आपको वीडियो आप उस पर रिवाइज कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आएगा पक्का एक बार। प्री हिस्ट्री के बाद यानी उस समय मनुष्य जो है स्टोन का यूज़ करता था, स्टोन यानी पत्थरों का प्रयोग करता था प्राक इतिहास में। फिर जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ आ गई। ताम्र पाषाणिक में इसको कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक में मनुष्य ने स्टोन तो यूज़ किया ही था, साथ साथ में कॉपर यानी तांबे का प्रयोग भी स्टार्ट कर दिया था। इस समय की जो सभ्यताएं हमें देखने को मिलती है वो बेसिकली आहट, गिलोंड, जोधपुरा वगैरह ये है। फिर कांस्य युगीन सभ्यताएं आ जाती है। कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांस्य युगीन सभ्यताओं में जो है इम्पोर्टेंट है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। राजस्थान के संदर्भ में जो है वो कालीबंगा का मेन अध्ययन और कुछ और टॉपिक। इसमें स्टोन का यूज़ करता था मनुष्य, साथ में कॉपर का प्रयोग करने लग गया। फिर जो है टिन भी उसमें मिला लिया। तो जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सभ्यता का स्तर जो है बढ़ता जाता है। कांस्य युगीन सभ्यताएं जो है लगभग आप समझ लीजिए 3500 से लेके 2500 ईसा पूर्व का जो पीरियड है वो माना जाता है। इसके बाद जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। तो वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने के लिए उस समय जो लिखित स्रोत तो मिलते हैं, साथ साथ में पुरातात्विक मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिनका अलग अलग नाम है। OCP, PGW, NBPW, एरिटीन वगैरह। इसको गेरुए रंगीन मृदवान बोलते हैं, इसको चित्रित दूषित मृदवान बोलते हैं, इसको NBPW उत्तरी काले पालिशदार बर्तन बोलते हैं। ये पूर्व वैदिक काल से संबंधित है, जब मनुष्य को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये है चित्रित दूषित मृदवान जो है उत्तर वैदिक काल। तो ये आप समझ लीजिए 1500 से लेके 1000 BC के बीच का पीरियड है। फिर ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, 6th सेंचुरी BC का है। तो ये पीरियड अगर आप देखेंगे, इस काल में हमारे को राजस्थान में बहुत से ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ से हमारे को सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। वो हमने शॉर्ट में कंपाइल किया है। जो पहला इंपॉर्टेंट है वो नगर टोंक में स्थित है। कृष्णदेव ने इसकी पुरातत्ववेदा उसकी खोज की थी सबसे पहले। फिर के सौंदरानंद ने किया। इसको कारकोट नगर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। शुंगकालीन का मतलब मौर्योत्तर कालीन स्थल है बेसिकली यहाँ से। तो शुंगकालीन जो है कलाकृतियाँ मिलती है, खास करके इंद्र इंद्राणी की आकृतियाँ वगैरह। और राजस्थान में आगे का जब इतिहास देखेंगे तो अलग अलग हमारे को वंश मिलते हैं, जैसे मालव मिलता है, अर्जुनायन, शिवी वगैरह योद्धे। तो मालव सिक्के मिलते हैं, 6000 मालव सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर ये जो काल जो है वो लंबे समय तक, आप ये समझ लीजिए, ये प्राचीन भारत के इतिहास में अगर इसको देखा जाए, इस स्थल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये गुप्तोत्तर काल यानी लगभग जो है 750 ईस्वी तक के काल को कवर करता है। तो गुप्तोत्तर काल की सलेटी रंग की महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पे मूर्ति मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल है नगरी। नगर अलग है, नगरी अलग है। तो नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पिछली बार आरएस के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि किसका उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी इत्यादि में किया गया है। माध्यमिका नगरी इसको कहा गया है। ये पिछली बार के आरएस का क्वेश्चन है। इस बार भी एंशिएंट, ये जो आज हम टॉपिक करें इसमें पक्का एक सवाल आएगा। तो माध्यमिका नगरी कहा गया। बेडस नदी में शिवी जनपद की राजधानी थी। पुराने जो जनपद है जैसे मैंने आपको बताया था, मालव हो गए, अर्जुनायन हो गए, शिवी वगैरह हो गए, तो ये उन जनपदों की जो है राजधानी है। बेडस नदी किनारे सबसे पहले कार्लाइल जो है राजस्थान में उत्खनन करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो वैसे भी राजस्थान में उत्खनन पुरातत्व के प्रणेता माने जाते हैं, पुरोधा माने जाते हैं। फिर DR भंडारकर और के सौंदरानंद ने इसका किया। प्री में सवाल आ सकता है कि इन तीनों में से कौन था, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। बस मेन ये है कि यहाँ कुषाणकालीन नगर जो है और उस शिवी जनपद के सिक्के मिलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है सांबर, जयपुर के पास में नलियासर जो है। इसकी खास बात यह है कि ये तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेके 10वीं सदी, यानी आप ये समझ लीजिए करीबन 1300 साल का इतिहास जो है यहाँ पर इसके जो है हमारे को स्तर मिलते हैं। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ से हमारे को कुषाणकालीन सिक्के मिलते हैं, बस ये याद रखना आपको। फिर भरतपुर में एक स्थान है, इसका नाम है नोह। यहाँ से हमारे को आयरन के प्रयोग के यानी लोहे के प्रयोग के अवशेष मिलते हैं। RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी, निर्देशन में इसकी खोज हुई थी। लोह युगीन सभ्यता है और ये 1100 ईसा पूर्व से 900, तो आप समझ लीजिए लगभग 2000 साल जो है, 2000 वर्ष का जो है यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट रहा है। यानी 2000 साल तक का इतिहास नोह से जुड़ा हुआ है। मिलते क्या क्या है,
गेरुए रंगीन मृदभांड जिसको OCP कहा जाता है, ये वो समय है जब जो है पूर्व वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल का मतलब है कि इस समय मनुष्य को जो है लोहे के प्रयोग की जानकारी नहीं थी, लेकिन मनुष्य जो है वो पशुचारण समाज में था। फिर चित्रित दूसर मृदभांड जिसको PGW पिक्चर ग्रेवेयर बोला जाता है, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। यानी ये वो मृदभांड है, इस तरह के बर्तन हैं जो बताते हैं कि उसमें मनुष्य लोहे का प्रयोग कर रहा था। फिर उत्तरी काले पालिस्तार जो है वो 600 ईसा पूर्व का है, बुद्ध काल के। तो आप ये देखिए, ये वहाँ से लेके मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हमारे को यहाँ से मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, मुझे लग रहा है कि इस बार इस पर प्रश्न आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह, यहाँ से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ जो मिलती है, यक्ष की प्रतिमा मिलती है जिसको लोकल लोग जाख बाबा बोलते हैं। ये RS में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर 12वीं सदी ईसा पूर्व तक मनुष्य ने जो लोहे का प्रयोग किया था तो उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो 4-5 बातें इसके बारे में, नौ के बारे में याद रखिएगा। गंगानगर में स्थित स्थल है, इसका नाम है बरोर, 2003 में इसकी खुदाई हुई, हड़प्पा कालीन स्थल है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, इसका नाम है बैराट। अब बैराट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लीजिए कि इसका जो इतिहास है वो भी लगभग वैसे ही है कि ये स्टार्ट तो होता है महाजनपद काल से, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, और आगे तक जाता है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने 1837 में। उसने क्या खोज की? यहाँ पे भाबरू शिलालेख, जो अशोक का शिलालेख यानी मौर्य काल से संबंधित रहा है, उस शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में रखा गया है, इसलिए इसको भाबरू शिलालेख या बैराट कलकत्ता शिलालेख भी कहा जाता है। बाद में कैप्टन किटोई ने जो है इसका लिप्यांतरण के अनुवाद वगैरह किया, क्योंकि वो ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ था, ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। फिर डॉक्टर कनिंगम इत्यादि जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट स्थल है कि बहुत से लोगों ने इसकी खुदाई में लोग जुड़े। तो बाद में कनिंगम, उसके बाद में कार्लाइल, जिन्होंने भीमसेन की पहाड़ी पे अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा, तो एक भाबरू है, दूसरा शिलालेख ये है। फिर DR भंडारकर, जिन्होंने अशोक का इतिहास उसके खाली अभिलेखों के आधार पर लिखा है, उन्होंने भी यहाँ पे विस्तृत अध्ययन किया। क्या क्या मिला यहाँ से? एक बीजक की पहाड़ी मिलती है, पूछा जा चुका सवाल RPC द्वारा कई बार। दूसरा भीम जी की डूंगरी। उसके बाद NR बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित इत्यादि, इन्होंने भी उत्खनन किया। अब महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या? सबसे पुराने मिलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद। अब महाजनपद 16 महाजनपद उस समय भारत में होते थे। एक था जिसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की राजधानी जो थी विराटनगर थी, तो वहाँ जो है ये विराटनगर कोई बैराट का गया आगे जाके। फिर महाभारत में हम कथा पढ़ते हैं कि विराटनगर में ही पांडवों ने अज्ञातवास वो जो है बिताया था, तो उस समय भी उसका उल्लेख मिलता है। फिर आगे आते हैं तो बौद्ध धर्म में भी हमारे को बीजक की पहाड़ी से अशोक कालीन जो है मंदिर, स्तूप इत्यादि मिलते हैं। मतलब बौद्ध कला का बहुत बड़ा, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर था यहाँ पे। और यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है, जिसको माना गया है कि यहाँ पे बुद्ध की अस्थियाँ जो है रखी गई थी, लेकिन अस्थियाँ नहीं मिली, लेकिन स्वर्ण मंजूषा मिलती है, एक मतलब छोटी सी संदूक मिलती है। फिर ये माना जाता है कि ये हीनयान संप्रदाय जो है, महायान हीनयान संप्रदाय के प्राचीन मंदिरों में से एक भी भाबरू से मिलता है। मौर्य काल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अशोक के अभिलेख मिलते हैं, जहाँ पे अशोक जो है बौद्ध त्रिरत्न यानी बौद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि वगैरह की जो है बौद्ध त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, मतलब जिसमें बौद्ध है, संघ है और धम्म है, तीनों की बातें होती है। मौर्य काल समाप्त होता है, मौर्योत्तर काल, उसमें इंडो ग्रीक आ जाते हैं। इंडो ग्रीक में खास करके मिनांडर के सिक्के मिलते हैं। इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, बिना लेख वाले सिक्के, जो कि आहत मुद्राएं भी कहा जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में हुणों का भारत पर आक्रमण होता है, और हुणों में एक राजा था मिहिरकुल, जो तोरमान का पुत्र था, उसने बैराट को विध्वंस किया, उसकी का उल्लेख भी मिलता है। फिर प्राचीन भारत में एक चीनी यात्री आता है, इसका नाम था हुएनसांग, जिसको युआन चुआंग भी कहा गया, यिंतु भी कहा गया है। वो जो है बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर था बुद्धिज्म का। तो बैराट आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। फिर एक और स्थल है भीनमाल जालोर, ये जो है RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी, और यहाँ से भी जो अवशेष मिलते हैं वो ईसा पूर्व शताब्दी से लेके और मौर्योत्तर कालीन और आगे के इतिहास तक के मिलते हैं, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे जब इतिहास गुप्तोत्तर कालीन। यहाँ से भीनमाल में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमारे को देखने को मिलती है, ब्रह्मगुप्त से लेके, माघ से लेके और भी लोग हैं। तो ग्रीक डबल हैंडल जार, यूनानी दुहत्ती सुराई मिलती है यहाँ से। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके आगे तक गुप्तोत्तर काल का सांस्कृतिक जीवन यहाँ से मिलता है, और मृदभांडों पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये भीनमाल जो है बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर था, आगे जाके प्रतिहारों की राजधानी भी रहता है। एक स्थल है, इसका नाम है रेड, निवाई तहसील टोंक में है। इस पर पिछली बार RS में एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल। भारत का टाटा नगर कहा गया। टाटा नगर किस लिए? लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जो है लौह उपकरण जो है उसकी खोज मिली, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे जो है लौह उपकरणों का प्रयोग करता जाता रहा, तो इसलिए इसको
बोला गया है कि ये टाटा नगर था एंशियंट इंडिया का। यहाँ की खोज जो दयाराम साहनी ने की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज से भी जुड़े हुए हैं, फिर बाद में KN पुरी भी इससे जुड़े, उन्होंने किताब लिखी एक्सकेवेशन एट द रेड। फिर यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे जो मृदभांड है वो गुलाबी रंग के मिलते हैं। फिर मौर्योत्तर काल में अगर आओ जाओगे तो शुंग काल की यक्षिणी की मूर्ति यहाँ से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्तूप मिलता जो भरूच के स्तूप से मिलता जुलता है। लोह उपकरणों के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर पंचमार्क सिक्के, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहाँ से मिलता है। 3075 सिक्के जो एक साथ मिलते हैं होड़ में। और यूनानी शासक जो था एपोलोडोटस जो है, उसके जो है सिक्के का खंडित सिक्का भी यहाँ से मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल आपको याद रखना, वैसे पूछा जा चुका है तो इस बार मुझे नहीं लगता इसमें से कोई सवाल आएगा, फिर भी आप अपने हिसाब से करके जाइएगा। एक स्थल है खेतड़ी के पास झुंझुनू में सुनारी, जो कि नीम का थाना के पास में है, कांतली नदी के किनारे है। यहाँ लोहा बनाने की भट्टियाँ मिलती। खास बात यह कि भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ यहाँ से मिलती है। और टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए धोंकनी के प्रयोग का प्रावधान भी यहाँ पर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्थल जो था वैदिक आर्यों द्वारा बसाया गया। उत्तर वैदिक काल तक आते थे जो है जो मानव जो था इंडिया में और राजस्थान में, वो लोहे का प्रयोग करने लग गया था, इसलिए लोहे का जो है पर्वत प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ और छोटे छोटे स्थल है जैसे आहेड़ा और सुखपुरा, एक अजमेर एक टोंक में है। यहाँ पे गुप्त कालीन सिक्कों के बहुत बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 28 सोने के सिक्के शामिल हैं। फिर बयाना के पास में बहुत बड़ा गुप्तकालीन ढेर मिलता है। जब हम गुप्तकाल पढ़ेंगे राजस्थान में तो उसमें और डिटेल में करेंगे। तो ये गुप्तकाल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है जो बयाना के पास नागला चैल में मिलता है। हनुमानगढ़ के पास में एक जगह, इसका नाम है कर्णपुरा, जो कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता का, सब समझ लिए 2013 में इसका उत्खनन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग इसमें शामिल थे। और ख़ास बात यह है कि चौतांग नदी के किनारे जो है ये स्थित है। अब वही जो पूर्व हड़प्पा काल की चीज़ें यहाँ से मिलती है। तो ये लेटेस्ट स्थल है, ये आपको याद रखना है। सांबर जयपुर, अगेन सांबर जयपुर में 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं ईस्वी तक आप देख लीजिए, लगभग 1300 साल का इतिहास यहाँ पे मिलता है। बस खाली बात आपको ध्यान रखनी है, और कोई इंपॉर्टेंट इसमें कोई पूछे जाने लायक कुछ बनता नहीं है। उदयपुर के पास में एक जगह है औद्योगिक बस्ती, इसका नाम है इसवाल, पुरानी औद्योगिक बस्ती इसको माना गया है। यहाँ लोहे गलाने के प्रमाण मिलते हैं 2000 वर्षों तक निरंतर लोहा गलाने का, यानी बहुत बड़ा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेगमेंट था जो लंबे समय, आज भी देखिए इंडिया या राजस्थान में कितने ऐसे शहर हैं जो अभी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, 2000 साल से जो काम कर रहे हो, आपको एक भी नहीं मिलेगा। जितने भी पुराने शहर हैं, चाहे जयपुर है, चाहे जोधपुर है, चाहे नागौर है, वो मुश्किल जो है 500 साल पुराने भी नहीं। तो आप ये समझिए कि ये वो सेंटर है जो 2000 साल से भी जो है वो काम कर रहे थे। तो यहाँ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लोहे गलाने का कार्य के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हैं। फिर उदयपुर के पास धौली मोगरा है, ये आहट सभ्यता का नवीनतम स्थल है। आहट सभ्यता जो है वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, और उसका एक नया स्थल जो मिला है उसका नाम है धौली मोगरा, ये आपको याद रखना है। कर्नल टॉड ने चंद्रावती सभ्यता सिरोही के पास में खोजी थी, यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति मिलती है, जेम्स टॉड ने इसका उल्लेख किया है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। फिर नई जगहों में बूंदी के पास में एक जगह है गरदड़ा, जहाँ पर छाजा नदी के किनारे प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है, जो देश की प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग, जैसे भीमबेटका की हो गई, आलनिया की गुफाएं हो गई, वैसे यहाँ पे रॉक पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। और ये नया मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं। एक और पुरातत्वविद, इसका नाम है ओम प्रकाश कुकी ने भीलवाड़ा के पास में विश्व की सबसे लंबी शैल चित्रकथा ने रॉक, जो पॉलीगल्फ बोला जाता है, रॉक पेंटिंग जो है वो लंबी एक श्रृंखला खोजी है, जो कि गेंदी के छज्जे के पास में मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जिलेवार और भी जो स्थल हैं वो मैंने यहाँ पे डिटेल में दे दिया, अगर मान लो कॉलम वगैरह मैच करने के लिए कहा जाए। आज के लिए इतना। अगला जो वीडियो रहेगा वो हम पढ़ेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे प्राचीन भारत में जैसे जैसे पड़ाव आएंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद में राजवंशों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।